मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन इसे पढ़ने जा रहे हैं। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ते समय सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला है फोर्स एंड इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने मोशन का 3 लॉ दिए थे, उसमें एक एक करके हमें यहाँ पे तीनों लॉ पढ़ना है। पहले लॉ को पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में हमें ये जानना होगा इनर्शिया क्या होता है, तो यहाँ पे हम इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ, और न्यूटन्स सेकंड लॉ को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये जानना होगा कि मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम के बारे में यहाँ डिटेल में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ देखने के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते ही ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो हमारी 9th क्लास में अभी सिलेबस में इतना ही है और हमें फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में इतना कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो फोर्स के बारे में सबसे पहले ये बात कि फोर्स को हम देख नहीं सकते, केवल हम इसे फील कर सकते हैं। तो आइए हम इसे साथ में लिखते हुए चलते हैं। अ फोर्स कैन नॉट बी सीन बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी फील्ड। हमने फोर्स को देखा नहीं है, लेकिन हमने इसके जो इफ़ेक्ट हैं उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं और हम उन्हें कैसे महसूस कर सकते हैं। किसी चीज़ पे फोर्स पड़ता है तो कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स एक एक्सटर्नल इफेक्ट है, ये बाहरी प्रभाव है जिसके कारण ये कब पड़ता है, जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं, किसी चीज़ को हम खींचते हैं या धकेलते हैं, तो जो एक्सटर्नल इफेक्ट आता है उसी को हम फोर्स कहते हैं। अब फोर्स के कारण क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फोर्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है या कोशिश करता है किसी चीज़ में मोशन लाने की, जो बॉडी रेस्ट में है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें मोशन लाने की कोशिश करेगा। प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। स्टॉप्स और ट्राई टू स्टॉप मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी चल रही है तो या तो उसे रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा। ये केवल और केवल फोर्स की वजह से ही संभव है। चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब या तो चेंज कर देगा या कोशिश करेगा बॉडी की डायरेक्शन में चेंज होने के लिए। और लास्ट और आखिरी पॉइंट, चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। तो हमने यहाँ पे फोर्स के 5 इफेक्ट पढ़े। सबसे पहला ये एक्सटर्नल इफेक्ट है जो बॉडी को पुश या पुल करने से आता है। सेकंड, ये मोशन में लाता है, कोई चीज़ अगर रेस्ट में है उसको, और कोई चीज़ अगर स्टॉप है तो उसे मूव करा सकता है, और कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसे स्टॉप करा सकता है। और ये शेप और साइज को चेंज कर सकता है और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। अब हम फोर्स के बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि फोर्स एक ऐसा नेचर है जो हमेशा पेयर में ही पाया जाता है। फोर्स इज़ अ नेचर ऑलवेज ऑकर इन अ पेयर। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम फोर्स की एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट फोर्स की जो होती है वो न्यूटन होती है। अगर सीजीएस सिस्टम में हम बात करें तो फोर्स को डाइन में मेज़र किया जाता है। 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये रिलेशन हमें याद रखना पड़ेगा। अब हम फोर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि फोर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। फोर्स को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, आइए एक एक करके देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, फोर्स जो है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो ऐसा फोर्स जिसमें
जिन दो चीज़ों के बीच में फोर्स लग रहा है वो कांटेक्ट में हो तो वहाँ पे हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। यहाँ पे दो एग्जांपल हमने लिए हैं, पहला है नॉर्मल फोर्स और दूसरा है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर हम नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो ऐसे फोर्स जिनके बीच में कांटेक्ट नहीं रखता वो नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल पुल और मैग्नेटिक फोर्स हमने लिए हैं। यहाँ पे आके हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम फोर्स का फार्मूला भी देख लेते हैं जो कि हमें न्यूटन के सेकंड लॉ में प्रूव करने को मिलेगा। फोर्स बराबर होता है m/a, मास इंटू एसिलरेशन। सबसे पहले हम कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कांटेक्ट फोर्स होता क्या है। तो आइए देखते हैं कांटेक्ट फोर्स होता क्या है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। ऐसा फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है जब कि वो कांटेक्ट में हो एक दूसरे के, तो ऐसा फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। और कांटेक्ट फोर्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं नॉर्मल फोर्स। तो आइए नॉर्मल फोर्स के बारे में जानते हैं कि नॉर्मल फोर्स होता क्या है। When a body is placed on a rigid surface, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक रिजिड सरफेस पे रखा जाए, द बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर द सरफेस इज कॉन्टैक्ट। तो वो बॉडी जो है वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करती है जो कि परपेंडिकुलर होता है, मतलब सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल और रिएक्शन। इस फोर्स को दो नाम से जानते हैं, या तो नॉर्मल या रिएक्शन। आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्लेन सरफेस है और इस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, और इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ से अगर हम बात करें तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का मास m है और ग्रेविटेशनल पुल g के कारण यहाँ पे जो इसका वेट हुआ वो mg हुआ। तो वेट एक तरह का फोर्स होता है, इसलिए हमने उसको नीचे रखा है mg, और ऊपर हमने लगाया नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि फोर्स हमेशा किस में, पेयर में पाया जाता है, तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट A है जिसे हमें मूव करके ऑब्जेक्ट इधर पोजीशन B पे लाना है। तो ये काम हम इसको इस तरफ पुश करके कर रहे हैं। तो जब हम पुश करेंगे तो ये जो हमारा फ्लोर है इसकी सरफेस और ये जो हमारा बॉक्स है इसकी सरफेस आपस में एक दूसरे से स्लाइड करेंगी। तो होगा क्या, जब हम पहली बार इसे कम फोर्स लगा के खींचेंगे तो ये खींचेगा नहीं, और जब हम इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा के इसे खींचना पड़ेगा। तो ये जो पहले नहीं खींच रहा था या अब ज़्यादा फोर्स लगा के खींचना पड़ रहा है, इधर नीचे एक फोर्स वर्क कर रहा है, इसकी वजह से ये रीज़न है। और वो फोर्स जो होता है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट पे, उसकी सरफेस के पैरेलल होता है, और इस फोर्स को ही हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। व्हेन वी स्लाइड अ हैवी बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर बाय पुशिंग इट, अ फोर्स एक्ट parallel to the surface in contact with the floor and opposes the pushing of force. This parallel force is called frictional force. ये मैं आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूँ। The force of friction is parallel to the surface and opposite to the direction of intended motion. यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। आइए इसके डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसे हम इस तरफ फोर्स कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है उसके पैरेलल हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। ऐसे फोर्स जो एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई भी कांटेक्ट में नहीं रहते फिर भी फोर्स लगता है। इसमें हम दो पढ़ेंगे, एक ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक। आइए पहले देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब एक ऑब्जेक्ट या दूसरा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है काफ़ी दूर से, विदाउट बीइंग अ कॉन्टैक्ट, बिना किसी कॉन्टैक्ट में आए,
तब हम कह सकते हैं वो दोनों के बीच में, उन दोनों के बिटवीन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। आइए हम ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पुल, हमें मालूम है अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर उछालते हैं अर्थ से तो वापस लौट के वो ज़मीन पे आती है, इसी को हम ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। आइए ग्रेविटेशनल पुल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अर्थ हर चीज़ को अपनी ग्रेविटी के कारण पुल करता है और इसी को हमने ग्रेविटेशनल पुल कहा है। ग्रेविटेशनल पुल के कई सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, इफ़ वी रिलीज एनी थिंग फ्रॉम द हाइट इट फॉल्स टू द ग्राउंड। अगर कोई भी चीज़ हम किसी भी हाइट से रिलीज़ करते हैं वो वापस लौट के अर्थ पर ही आती है, तो इसका रीज़न ग्रेविटेशनल पुल है, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। हम जानते हैं जो मैग्नेट होती हैं वो एक दूसरे को दूर से ही पुश या पुल कर सकती हैं। एक आयरन का पीस कितनी भी दूर रखा हो वो एक अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को, या मैग्नेट स्ट्रांग है तो आयरन के पीस को अट्रैक्ट करेगी। ये भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। वी नो दैट अ मैग्नेट कैन पुल ऑन आयरन पीस फ्रॉम अ डिस्टेंस, इट अट्रैक्ट देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। काफ़ी दूर से इसे खींच लेती है। अब दूसरा हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे बैलेंस्ड और नॉन बैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स। कब फोर्स बैलेंस होगा और कब फोर्स अनबैलेंस्ड होगा। हमारा हेडिंग है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। एक एक करके हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं। तो अ फोर्स वेयर टू फोर्सेस ऑफ इक्वल साइज एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। ऐसा फोर्स जहाँ पे दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हों तो हम उसे बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। बैलेंस्ड फोर्स की अगर हम बात करें तो in a balanced force a body continue to be in its position that it may be a continuously moving with same direction with same speed in the same direction or still in its position। अगर हम बैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो बैलेंस्ड फोर्स में या तो बॉडी अपनी जगह पे रुकी रहेगी, अपनी जगह से हिलेगी नहीं, और या तो वो कंटिन्यू जैसे मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी। पहले ये माना जाता था कि अगर बॉडी कंटिन्यू मूव कर रही है तो वो नॉन बैलेंस्ड फोर्स है, लेकिन गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे ये प्रूव करके दिखाया कि अगर कोई बॉडी रेगुलर कंटिन्यूअस मूव कर रही है एक स्ट्रेट डायरेक्शन में तो उस पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, वो एक बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। जैसे हम बचपन में एक गेम खेला करते थे टग एंड वार, जिसे हम कहते थे रस्सा कस्सी। उस गेम का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है और मैंने कहा है कि यहाँ पे सेम स्ट्रेंथ के दो व्यक्ति यहाँ पे हैं और दो व्यक्ति यहाँ पे हैं, तो ये रस्सी अपने पॉइंट से कहीं पे भी नहीं हिलेगी। तो इस पोजीशन को हम कह सकते हैं ये बैलेंस्ड फोर्स है। या हम देखते हैं जब भी हम वेट कराने जाते हैं, कोई चीज़ सब्जी वगैरह लेते हैं तो एक तरफ वो वेट रखता है और दूसरी तरफ वो ऑब्जेक्ट रखता है, आलू टमाटर वगैरह, तो वो दोनों जब बैलेंस की कंडीशन में आते हैं तो हम उसे बैलेंस फोर्स कहेंगे। अ गेम ऑफ टग और वार विद इक्वल मैच्ड अपोनेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। ये एक बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स इक्वल ना हो, अनइक्वल हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम वहाँ पे कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स है। अ फोर्स वेयर फोर्स एक्टिंग इन अपोजिंग डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन साइज इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब वो साइज में और मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं हो तो वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। अनबैलेंस्ड अगर फोर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं जो सी सॉ का गेम होता है, वहाँ सी सॉ गेम में एक व्यक्ति ऊपर आ जाता है और एक व्यक्ति नीचे आता है, तो इसके ऊपर नीचे होने का रीज़न ये है कि ये एक दूसरे पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं। जिसका फोर्स ज़्यादा होता है वो व्यक्ति नीचे आता है, जिसका फोर्स कम होता है वो ऊपर चला जाता है। अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो बॉडी इसमें अपनी पोजीशन चेंज कर देती है। अगर हम उसे देखते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या तो हम स्पीड बढ़ा भी सकते हैं या स्पीड को हम घटा भी सकते हैं। स्पीड अगर किसी बॉडी की ज़्यादा है तो हम उसको ज़्यादा
अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के उसको रेस्ट में भी ला सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उसे मूव करा सकते हैं। तो ये सारे अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जाम्पल हैं। बैलेंस्ड फोर्स, आइए एक अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर हम इसे देखते हैं तो हमें पता लगेगा कि ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है। यहाँ पे 20 न्यूटन का है, यहाँ पे 60 न्यूटन का है। तो जब मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होता है तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। अगर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है तो जाहिर सी बात है ये फोर्स ज़्यादा है और इस वजह से बॉक्स हमारा जो है वो लेफ़्ट की टूवर्ड्स लेफ़्ट ये मूव कर जाएगा। और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहाँ के 20 न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा और ये ओवरऑल लेफ़्ट की तरफ 40 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। तो ये 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एरो बने हैं, ये डायरेक्शन, एरो का जो हेड है वो ये बताता है फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है और एरो की लेंथ बताती है कि फोर्स ज़्यादा है या कम है। आप देख रहे होंगे 20 न्यूटन का जो एरो है उसकी लेंथ थोड़ी कम है, 60 न्यूटन की और भी कम है, 40 न्यूटन की 20 और 60 के 20 से ज़्यादा है और 60 से कम है। तो हमें ये पता लग जाता है, इसमें हमें एरो का ध्यान रखना पड़ता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वहाँ पे हम देखेंगे इनर्शिया क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।